नीलकंठ पक्षी की 8 ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वो कभी गरीब नहीं रहता। बंधुओं, आज मैं आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूँ, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुनना। मित्रों, किसी जंगल में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए बड़े ही दिलो जान से चाहते थे। नीलकंठ की जो पत्नी थी वो बड़े ही जिज्ञासु स्वभाव की थी। वो हर समय अपने पति से कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों पति पत्नी गंगा के किनारे एक वृक्ष की डाल पर बैठे हुए थे, तो नीलकंठ की पत्नी अपने पति नीलकंठ से कहती है कि हे पिया, आज मेरा मन बड़ा ही व्याकुल है। आज मुझे बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही है। हे पिया, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। मित्रों, जब नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी की इन बातों के लिए सुनता है तो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? आखिर मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर के नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पिया, कि कोई एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे सुनकर मेरे मन के लिए शांति मिल जाए और कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी से कहानी सुनने के लिए आग्रह करता है और अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाने लग जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, आज मैं तुम्हारे लिए एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी सुनकर के तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और एक बहन, इन दोनों का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन को अपने भाई के साथ में कैसा रिश्ता निभाना चाहिए। साथ ही साथ आज आपको इस कहानी में यह जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से मनुष्य गरीब रह जाता है। आखिर ऐसे कौन से काम होते हैं जिनके करने से मनुष्य गरीबी के दलदल में फंस जाता है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज इस कहानी से जानने के लिए मिलेंगे। इसलिए आज की कहानी बड़े ही मार्मिक और आपके जीवन में प्रेरणा देने वाली है। आज की कहानी के माध्यम से तुम्हें ज्ञान की कुछ ऐसी बातें प्राप्त होंगी जो आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। इन बातों को सुनकर के कोई भी मनुष्य अपनी गरीबी के लिए बड़े आसानी से दूर कर सकता है। आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है, इसलिए प्रिय बंधुओं, आज की इस कहानी के लिए तुम बड़े ध्यान लगाकर सुनना। मित्रों, नीलकंठ पक्षी की पत्नी कहती है, यदि इतनी ही अच्छी कहानी है तो तुम कहानी के लिए कहना आरंभ करो। मैं पूरी तरह से ध्यान लगाकर आपकी कहानी को सुनूंगी और उस कहानी में बताई गई उन 8 बातों पर भी अपने जीवन में जरूर अमल करूंगी। मित्रों, इस प्रकार से नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए कहानी सुनाने लग जाता है। नीलकंठ कहता है कि हे प्रिय, पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा में से एक संतान तो उसका पुत्र था और दूसरी संतान उसकी पुत्री। वो किसान अपने पुत्र का तो नाम रोहन रख देता है और अपनी पुत्री का नाम कमला रखता है। इधर धीरे धीरे रोहन और कमला बड़े होने लग जाते हैं। जब धीरे धीरे किसान की दोनों संतानें बड़ी हो जाती हैं तो धीरे धीरे जब उनकी आयु एक दिन विवाह के योग्य हो जाती है तो किसान के लिए अपने बच्चों के विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वो किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी के पुत्र को देखकर वह मोहित हो जाता है और सोचता है कि इसी पुत्र के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी कमला का विवाह कर देता है। इस प्रकार से कमला अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद में वो किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि बेटी तो मेरी अपने घर की हो गई, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहु बेटियों के साथ में जी लूंगा।
जब मेरी बहू आ जाएगी तो बहू के साथ में मैं बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। दर्शकों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में वो नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, ईश्वर की लीला बड़ी ही विचित्र है। परमात्मा न जाने कब किसके लिए अमीर बना दे और न जाने कब किसके लिए गरीब बना दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस किसान के साथ में कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बेटा बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और उसके बाद में अपने पिता का बहुत अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर के आता है। धीरे धीरे उसकी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली गई। इस प्रकार से वह अपने पिता का इलाज कराते हुए एकदम से कंगाल होता चला गया। लेकिन फिर भी पिता की हालत में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटा के लिए अपने पास में बुलाता है और अपने बेटे से रोहन से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए, जब उसका कोई भी समाधान ना मिले, तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार को छोड़ करके जाना ही है। इसलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपने घर गृहस्थी संभालो। अपने पिता के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रोहन एकदम से चुप हो जाता है। आखिर वो बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वो तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर वो कहता है कि हे पिताजी, जैसा आपके लिए उचित लगे आप वैसा कीजिए। उसके बाद में वह गरीब किसान अपने पुत्र की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। इधर पिता की मृत्यु के बाद वो किसान का पुत्र रोहन अपने पिता का पूरे रीति रिवाज के साथ में अंतिम संस्कार करता है। रोहन का घर, खेत खलियान पिता की बीमारी में पहले ही बिककर लग चुका था और जो भी जमा पूंजी बच भी जाती है वो जमा पूंजी पिता के अंतिम संस्कार में खत्म हो जाती है। इस प्रकार से रोहन एकदम से बहुत ही ज्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब रोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बना करके रहने लगता है और दूसरों को खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर रोहन की बहन कमला, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने भाई से घृणा करने लग जाती है। अपने मन में सोचती है कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर, उसकी जमीन अब सब बिक गया है। अब तो उसके पास में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि ऐसी हालत में वो मेरे ससुराल में आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानी और मेरी जेठानी मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि तेरे पीहर वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। ऐसे तो मेरी बहुत ही ज्यादा बदनामी होगी। इस प्रकार से वो कमला अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो कमला अपने भाई के लिए अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। कमला के भाई रोहन को भी इधर अच्छी तरह से पता होता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत क्यों करती है। इसलिए रोहन भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस तरह से कमला तो बड़े ही ऐशो आराम के साथ में अपने ससुराल में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। इधर वो रोहन मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी के साथ में झोपड़ी में रह रहा था और बड़े ही कष्टों के साथ में अपना दिन बिता रहे थे। इधर वो नीलकंठ अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाते हुए कहने लगता है कि हे प्रिय, जब 2 साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और 2 साल गुजरने के बाद एक दिन
रोहन की बहन कमला के लड़के की शादी तय हो जाती है, लेकिन रोहन की बहन कमला अपने भाई के लिए किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं भेजती है। जब इस बात का पता रोहन के लिए चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है, तो इस बात को सुनकर रोहन बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और इस बात की खबर जाकर के अपनी पत्नी सुशीला को बताता है। कहता है कि मेरे बहन के बेटे की शादी है और हम सबके लिए बहन के घर चलना है। जब रोहन की पत्नी के लिए इस बात की जानकारी होती है कि हमारी ननद जी के बेटे की शादी है, तो वो भी इस बात को सुनकर बड़ी ही खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने से सही कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर मिल तो लूंगी। और उसके बाद में खुश होकर के अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे साथ में जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मेरे लिए ये बताओ कि हमारी नंद ने क्या हमारे लिए निमंत्रण भेजा है। अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर रोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर रोहन अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, कि निमंत्रण तो नहीं भेजा है, परंतु मेरे लिए ये दूसरे के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है। लेकिन हे प्रिय, इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वो है तो हमारी बहन का ही बेटा। तब सुशीला अपने पति से कहती है कि बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद जी के घर पर जाना उचित नहीं होगा और आपके लिए भी वहां पर नहीं जाना चाहिए। वो रोहन अपनी पत्नी के लिए समझाता है कि हे प्रिय, हमारी बहन कमला के ससुराल वाले बड़े घर के आदमी हैं, उनको हमारी याद नहीं रही होगी, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे लिए न्योता तो भिजवाया होगा, लेकिन न्योता वाला जो पर्चा है वो हमारे पास तक नहीं पहुंचा होगा। इसलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार मत करो, बच्चों को तैयार करके तुम मेरे साथ में मेरी बहन के घर चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगती है, ये जी, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रोहन कहता है कि ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ पर घर में रहो, मैं अकेला ही कमला की ससुराल चला जाता हूँ। यदि ऐसे में मैं भी नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी जिठानी मेरी बहन के लिए बात बात पर ताना मारेंगी और कहेंगी कि खर्चा ना हो जाए इसलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर वो रोहन घर के अंदर से बाहर निकल जाता है। इधर वो नीलकंठ पक्षी आगे अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है कि हे प्रिय, रोहन जो था वो बहुत ही ज्यादा गरीब हो चुका था। उसके पास में पहनने के वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह किसी से पैसे उधार लेता है और उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन कमला को और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीद लेता है और उन वस्त्रों को लेकर के अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। उधर पैदल चलते चलते रोहन के लिए सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर के वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के पास में जाकर के एक तरफ खड़ा हो जाता है। वो बेचारा दरवाजे पर ही खड़ा होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी कमला की जेठानी की नज़र रोहन पर पड़ जाती है और वो रोहन के लिए पहचान लेती है। रोहन को देखने के बाद में कमला की जेठानी जाकर के कमला को बताती है कि कमला, आज तेरा भाई आया है और तेरे दरवाजे पर खड़ा है। और जब कमला इधर अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगी कि हे बहन, यदि तुमने मेरे भाई को मेरे द्वार पर खड़ा हुआ देखा है तो मुझे ये बताओ कि मेरा भाई मेरी ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। तब उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई तो फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर के कमला गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों को बचाते हुए अपने भाई के पास में पहुंच जाती है। इधर जब रोहन अपनी बहन कमला के लिए अपने पास में आते हुए देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है।
अपनी बहन को देखने के बाद में रोहन की आंखों में आंसू टपकने लगते हैं। उसके बाद में वो कमला अपने भाई को अपने साथ में लेकर के सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर के पूछती है कि हे भैया, आखिर तुम्हारे पास में किसने न्योता भेजा था जो तुम यहां पर चले आए। तब रोहन कहता है कि बहना, तुमने तो अपने भाई के लिए बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी के मुख से मुझे पता चल गया कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे पति के लिए नए कपड़े लेकर के आया हूं। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर के कमला कहने लगती है, हे भाई, तुम्हारे लिए इस तरीका से बेशर्मों की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। जब हमने आपके लिए निमंत्रण नहीं भेजा तो फिर तुम हमारे घर क्यों आए। तुम इस तरीका से फटे पुराने वस्त्र पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़े लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। कम से कम तुमने मेरे मान सम्मान का तो ख्याल रखा होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत रही नहीं, कम से कम तुम हमारी इज्जत के बारे में तो सोचते। अपनी बहन कमला के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर के वह मजबूर भाई बड़ा ही लाचार होता है और एकदम से उसका कलेजा छलनी हो जाता है। तब रोहन अपनी बहन के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है कि हे बहन, मुझे क्षमा कर देना। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी यहाँ पर बदनामी होगी। हे बहन, तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हारे लिए ताना ना मारे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर के आया हूँ। यदि मेरे लिए ये बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हारे लिए मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। भला मैं तो ये सोच करके आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन के लिए मेरी बहन की देवरानी जेठानी ताने ना मारे। रोहन की बात सुनकर कमला का जो गुस्सा था वो थोड़ा सा शांत होता है। तब कमला रोहन से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूल से भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देख करके मेरी दो कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे कि कमला का भाई तो भिखारी है। और रही बात भोजन की, तो जब भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से अपने घर के लिए चला जाना। रोहन कहता है कि ठीक है बहना, मैं आज रात ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए वापस चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लेकर के आया हूं, तुम उन कपड़ों के लिए अपने पास में रख लेना। उन कपड़ों के लिए मैं तुम्हें बड़े प्यार से लाया हूं। तब कमला अपने भाई से वो कपड़े लेकर कमरे से बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है। वो रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपने बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। दोस्तों, इतनी कहानी सुनाकर वो नीलकंठ चुप हो जाता है। तब नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे प्राणनाथ, बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ, इस कहानी में आगे क्या होता है। तब वो नीलकंठ कहानी के लिए आगे सुनाता है और कहता है कि हे प्रिय, इधर तो वो रोहन उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मुझे भोजन लेकर लौटकर वापस आती होगी। आज तो मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन उधर वो निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग जाती है और अपने भाई के लिए भूल जाती है, और साथ ही साथ काम धंधे में इतनी खो जाती है कि अब तो उसे याद ही नहीं रहा कि मेरे माँ का जियाया हुआ मेरा भाई मेरे यहाँ पर कमरे में बंद है और मेरे लौटने का इंतजार कर रहा है। दर्शक बंधुओं, हुआ क्या, जैसे जैसे समय बीतने लगता है उधर भूख प्यास की वजह से रोहन छटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब रोहन अपनी बहन के लिए आवाज लगाता है
लेकिन उसकी आवाज के लिए कोई भी नहीं सुनता है। इस तरह से रोहन के लिए उस अंधेरे कमरे में पड़े पड़े 3 दिन बीत जाते हैं। इधर रोहन के लिए अपने बीवी बच्चों की याद आती है। रोहन सोचता है, यदि कोई नहीं आया तो मैं यहाँ पर भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा, और यदि मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का भला कौन देखभाल करेगा? मेरे ना होने पर कैसे मेरे बीवी बच्चों का पालन पोषण होगा? रोहन इधर ये सोचते सोचते बेहोश होने लगता है। तभी किसी काम की वजह से कमला की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। तब रोहन के कानों में कमला की जेठानी की पायल की आवाज सुनाई देती है। तब रोहन अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाजा पीटने लग जाता है। तब कमला की जेठानी के कानों में दरवाजा पीटने की आवाज जाती है, तो वह दरवाजे के लिए खोलकर देखती है तो अंदर रोहन को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है और रोहन से पूछती है कि हे भाई, तुम्हारे लिए इस कमरे में किसने बंद किया था? रोहन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। जब कमला की जेठानी दोबारा पूछती है तो रोहन इस बात को छुपा लेता है। वो झूठ मूठ कह देता है कि हे बहन, मैं इस कमरे में आराम कर रहा था। तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। हे बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। और इतना कहने के बाद में रोहन घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकल जाता है और इधर वो अपने घर की सीध लगा लेता है। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा रोहन अपने घर के लिए चल देता है। अंत में वह चलते चलते काफी दूर निकल जाता है। अब तो उससे ठीक से रास्ता भी नहीं चली जा रही थी। उसे एकदम चलते चलते चक्कर आने लगता था और जैसे ही रोहन का सर चकराता है और वो उसी समय जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी वहां पर कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती हैं और वह बूढ़ी माँ रोहन के गिरने से पहले ही रोहन को आकर के संभाल लेती हैं। दर्शक बंधुओं, जब कुछ घंटे बाद रोहन को पुनः दोबारा होश आया तो रोहन स्वयं को एक बूढ़ी माँ की गोद में लेटा हुआ पाता है। वो बूढ़ी माँ एक पंखा लेकर के उसके ऊपर हवा कर रही थी। होश आने के पश्चात रोहन खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में उन बूढ़ी माँ के लिए प्रणाम करता है और कहता है कि हे माँ, तुम कौन हो? मित्रों, इतनी कहानी सुनाने के बाद में वो नीलकंठ थोड़ा सा विश्राम करता है और विश्राम करने के बाद में वो नीलकंठ अपनी पत्नी के लिए इस कहानी के लिए सुनाने लग जाता है। वो नीलकंठ आगे कहता है कि हे प्रिय, जिस बूढ़ी माँ की गोद में वो बेचारा रोहन लेटा हुआ था, वो बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी। इधर रोहन की पत्नी सुशीला रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसलिए जब रोहन चक्कर खाकर गिरने वाला होता है तो उसी समय पर तत्काल वहीं देवी प्रकट होकर रोहन को संभाल लेती हैं और रोहन का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। जब रोहन के लिए होश आता है तो वह देवी माता के लिए प्रणाम करके और अपने घर के लिए वहां से चलने लगता है। तभी उसी समय पर वो बूढ़ी माँ कहती हैं कि बेटा, तुम भला कहाँ से आ रहे हो और इधर कहाँ जा रहे हो? तब रोहन बताता है कि हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर से आ रहा था और इधर मेरा गांव है, मैं अपने गांव के लिए जा रहा हूँ। वो बूढ़ी माँ रोहन से कहती है कि बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? तब रोहन कहता है कि पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तब बूढ़ी माँ पूछती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो तो जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारे भांजे की शादी थी, तो फिर तुम लौट करके खाली हाथ कैसे जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए कुछ भी नहीं भेजा? वो बूढ़ी माँ के मुख से ऐसी बातों को सुनकर रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोहन उसके बाद में उस बूढ़ी माँ के अर्थात देवी माँ को सारी बात बता देता है। इस प्रकार से रोहन के मुख से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती हैं कि हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ में हुआ उसे भूल जाओ, उन सब बातों को जाने दो
लेकिन यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है और उस बगीचे में अनेकों प्रकार के फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर जाओ और फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी बीवी और अपने बच्चों के लिए भी तोड़ कर रख लेना। जब तुम्हारे बीवी बच्चे तुमसे मिलेंगे तो वो तुमसे पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर के आए हो, तो तुम कह देना कि मेरी बहन ने मेरे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से हे बेटा, तुम अपनी बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बेकायदा बनी रहेगी। जब रोहन इन बातों के लिए सुनता है तो उन बूढ़ी माता की बात मान करके रोहन बूढ़ी माँ के बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए थे। तब रोहन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को वह तोड़ करके अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में वो रोहन उस बूढ़ी माँ से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चला आता है। तब वो बूढ़ी माँ उस रोहन से कहती हैं कि हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों के लिए जरूर सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा काम आएंगी। इस प्रकार से बूढ़ी माँ ने रोहन के लिए 8 बातें बताईं। उन 8 बातों को सुनकर के वो रोहन अपने घर के लिए चल देता है। जब रोहन फलों से भरा हुआ उस थैले को लेकर जब अपने घर पहुंचता है तो रोहन के छोटे छोटे बच्चे और रोहन की पत्नी रोहन के पास में आते हैं और बच्चे पूछने लगते हैं कि पिताजी, आप तो बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। यह सुनकर के रोहन अपने हाथों में जो थैला था जो कि फलों से भरा हुआ था, वो थैला अपनी पत्नी को थमा देता है। थैला देने के बाद में रोहन घर से बाहर निकल करके चला जाता है। उधर रोहन के जाने के बाद में रोहन की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नज़ारा देखकर वो एकदम से हैरान रह जाती है। सुशीला थैले में देखती है कि वह पूरा थैला सोने चांदी के फलों से भरा हुआ है। जब रोहन की पत्नी अनार के लिए फोड़ती है तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं और जब आम के फल को काटती है तो आम की गुठली की जगह पर सोने की गुठली निकलती है। यह देख करके रोहन की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़ करके अपने पति के पास में पहुंच जाती है और अपने पति के पास पहुंचकर अपने पति से कहती है कि तुम तो शादी में गए थे और आखिर तुम लेकर के क्या आए हो। वो रोहन अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर सोचने लगता है कि शायद मेरे घर वालों को वो फल पसंद नहीं आए, इसलिए मेरी पत्नी आज मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर के आना चाहिए था। तब रोहन अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, बहन ने जो कुछ भी भेजा है वो मैंने लाकर के तुम्हें दे दिया है। अब जो कुछ भी थैले में है उसके लिए ही बच्चों को बांट करके दे दो। तब पत्नी कहती है पहले तुम घर के अंदर चलो और घर चल करके देखो तो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर सुशीला अपने पति को हाथ पकड़ करके ले जाती है और अपने पति से कहती है इसे जरा देखिए, आखिर हमारी ननद जी ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर सुशीला रोहन के सामने ही उस थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही थैले के अंदर से हीरे मोती सोने चांदी के फल निकलते हैं। तब सुशीला कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों के अंदर छिपा करके हमारे लिए हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा रोहन देखता है तो समझ जाता है कि मुझे जो रास्ते में बूढ़ी माँ मिली थी वो कोई साधारण माँ नहीं थी, वह बूढ़ी माँ कोई देवी माँ थी। लेकिन इसके बारे में वो रोहन अपनी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बताता है और मन ही मन उस बूढ़ी माँ के लिए धन्यवाद देता है। दर्शक बंधुओं, इतनी कहानी सुनाने के बाद में वो नीलकंठ थोड़ा सा और आराम करता है। फिर आगे की कहानी अपनी पत्नी को सुनाने लगता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से रोहन के लिए बहुत सारा धन मिल जाता है। रोहन पहले की तरह फिर से अमीर बन जाता है
और कुछ समय बाद रोहन अपनी बीवी बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवाता है और बड़ी ही शान शौकत के साथ में राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। और सभी नगर के लोग भी रोहन को ऐसा देखकर उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके जब इधर रोहन का महल तैयार हो गया, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तब एक दिन रोहन की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि आज सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं, इसलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद के लिए मेरे घर बुलाकर खिलाओ। इसी बहाने से भाई अपने पीहर घूम जाएंगी और इसी बहाने से मैं भी अपनी ननद से मिल लूंगी। रोहन जब अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनता है तो रोहन अपनी पत्नी के कहने पर फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद भाई अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। एक बार फिर से वो रोहन अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था। उसी समय पर कमला की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखकर दौड़ी दौड़ी कमला के पास में जाती है और कमला से कहती है कि हे कमला बहन, आज तो तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के कमला कहने लगती है, हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा तो कोई भी भाई नहीं है। दरअसल कमला इसलिए कह रही थी क्योंकि कमला इस बार भी अपने भाई के लिए भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि हे कमला बहन, तुम्हारा भाई भिखारियों की तरह नहीं बल्कि राजा महाराजाओं की तरह तुम्हारे द्वार पर आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे 4-4 सैनिक हैं। तुम्हारे भाई तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई गाड़ी खड़ी है और उसी के बगल में तुम्हारे भाई खड़े हैं। भला एक बार जाकर तो देखो। कमला जो अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी भी प्रकार का कोई विश्वास नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए वह अपने भाई के लिए छिपकर देखने लगती है। और जैसे ही कमला ने अपने भाई के उस रूप के लिए देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर एकदम से वो कमला चकित रह गई। वो सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल भिखारी था, पहनने के लिए ठीक से वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो रोहन की बहन कमला आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में वो कमला अपने भाई के लिए बड़े ही आदर पूर्वक अपने घर में बुला करके ले जाती है और अपने भाई से कहती है कि हे भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर के रोहन कहने लगता है कि हे बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे और तुम्हारी गलतियां तो मैंने उसी समय क्षमा कर दी थी। हे बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। अब तुमको मेरे साथ में मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे भेजा है। इतना सुनकर के कमला खुशी खुशी अपने भाई के साथ घर के लिए चल देती है। तैयार होकर के वो कमला अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। इस तरीका से जब रोहन की बहन अपने पीहर में पहुंच जाती है तो अपने भाई की शान और शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेकों प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्न के भंडार भरे हुए हैं। कमला अपने भाई की ऐसी स्थिति को देख करके एकदम से हैरान रह जाती है और उधर रोहन की पत्नी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक वह अपने पलकों पर बिठाकर रखती है। रोहन की घरवाली को यह लगता था कि यह सब शान शौकत हमारी ननद की वजह से हमारे लिए प्राप्त हुई है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। क्योंकि मित्रों, रोहन ने कभी भी अपनी पत्नी के लिए अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि यह सब कमाल उन बूढ़ी माता का है, उन देवी माता का है
उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इतना बड़ा आदमी हुआ हूँ। मित्रों, रोहन की पत्नी सुशीला इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच कर के सुशीला अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा सत्कार करती है और अपनी ननद का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिनों के बाद में जब रोहन की बहन कमला का ससुराल जाने का समय होता है तो रोहन की पत्नी सुशीला अपने पति से कहती है कि हे पिया जी, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएंगी, इसलिए तुम बाजार चले जाओ और बाजार जाकर के अपनी बहन के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर के आओ। पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर के रोहन घर से चला जाता है और रोहन एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और उस मोची से कहता है कि हे मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है। क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना सकते हो? मोची कहता है कि सेठ जी, मैं बोलने वाले जूते तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने के लिए कीमत अधिक देनी पड़ेगी। तब रोहन कहता है कि हे मोची भाई, मैं तुम्हारे लिए मुंह मांगी पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियां बना करके दो कि जूतियों के लिए जब भी मेरी बहन पहने और उनको पहन करके चले तो वो जूतियां बारी बारी से इन 8 बातों के लिए बोलें। इसके बाद में मोची के लिए रोहन वह ज्ञान की 8 बातें बताता है। जो 8 बातें रोहन के लिए बूढ़ी माता ने बताई थी, वो रोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं ज्ञान की बातें तुम्हें बता रहा हूँ। और रोहन उस मोची को पहली बात बताता है, बात ज्ञान की है कहीं, मानव तू मत भूल, होती है अज्ञानता निर्धनता का मूल। तब दूसरी बात बताता है, समय भरोसे बैठता रहता सदा गरीब, बिना काम के बदले नहीं उसका कभी नसीब। तब वह तीसरी बात बताता है, आलस करता रहता सदा जो परिवर्तनहीन, वही कर्म कर फिर करे तहत को स्वयं को दीन। मित्रों, तब वह चौथी बात बताता है, नहीं गरीबी से बड़ा है कोई अभिशाप, हासिल करके ज्ञान को करो दूर अब आप। तब वह पांचवी बात बताता है, दोष समय को दो नहीं, नहीं बनो मजबूर, कर्म साधना में जुटे करो गरीबी दूर। तब वह छठी बात बताता है, कर्म कभी करता नहीं कोसे सदा नसीब, भाग्य भरोसे बैठता भय मानव रहे गरीब। तब वो सातवीं बात बताता है, अज्ञानी पर ही सदा करे गरीबी बार, विजयी होता युद्ध में ज्ञान सदा हथियार। अब वो रोहन उस मोची को 8वीं बात बताता है कि हे मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियां बस यही बात बोलें कि पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से दूर रहे रिश्ते हुए गरीब। इधर वो रोहन मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियां बना करके दे दो। जब यह 8 बातें ये जूतियां बोलेंगी और जब मेरी बहन इन 8 बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि मुझे पैसे का घमंड नहीं करना चाहिए था, अपने भाई का ऐसा अपमान मुझे नहीं करना चाहिए था। तब नीलकंठ अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, इस प्रकार से उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने की और चांदी की जूतियां बनवा लेता है और उन जूतियों को ले जाकर के अपनी बहन को उपहार के रूप में दे देता है। सोने चांदी की जूतियां पाकर के कमला का चेहरा एकदम से खिल जाता है। उसके बाद में कमला अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। इधर कमला जब अपनी ससुराल पहुंच जाती है तो कमला की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं कि हे कमला, तुम अपने भाई के घर से आई हो, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए उपहार में क्या दिया? तब कमला अपनी देवरानी जेठानी से और अपने सास ससुर से और अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई वह जूतियां दिखाती है और कहती है कि देखो, मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई यह जूती दी हैं। तब कमला उन जूतियों को पहन करके चलकर दिखाती है। जैसे ही कमला उन जूतियों के लिए पहनकर और चल करके दिखाती है तो जूती बोलती है कि पैसों के बाजार में
बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़े रहे रिश्ते हुए गरीब। जब कमला इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से नीचे झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब कमला की देवरानी जेठानी पूछती हैं कि हे कमला, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी, तब कमला अपनी देवरानी जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर के अपने भाई से कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई के लिए एक गिलास पानी भी नहीं दिया था। देखो मेरे भाई ने कितनी कीमती जूतियां बनवा करके दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है, मैं तो जीना नहीं चाहती। तभी कमला की जेठानी उसे समझाने लगती हैं कि हे बहन, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उसे हमेशा माता लक्ष्मी छोड़ करके चली जाती हैं। इसलिए हे मेरी बहन, तुम सदा ही इन बातों को याद रखना। इस तरीका से कमला की जेठानी कमला को 8 बातें बताती है कि हे कमला, जो व्यक्ति रात्रि के समय रसोई में झूठे बर्तन रखता है और खाने पीने की चीज़ों को बर्बाद करता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही जल्दी निर्धन हो जाता है। और मेरी दूसरी बात है, जिस घर में घर की स्त्रियों का अपमान होता है, स्त्रियों की इज्जत नहीं की जाती है, उस घर में देवी लक्ष्मी ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती। और मेरी तीसरी बात है, जिस घर की स्त्रियां सूर्यास्त होने के बाद में अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, चूल्हा चौका करती हैं, ऐसे परिवार के लोग बहुत जल्दी गरीब हो जाते हैं। अब मेरी चौथी बात सुनो, जिस घर परिवार में पैसों की कदर नहीं की जाती है, बेफजूली कार्यों में पैसे बर्बाद किए जाते हैं, ऐसे घरों से भी माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। तब वह 5वीं बात बताती है, जो पैसे आने के बाद में उस पैसे से दूसरे की मान प्रतिष्ठा के लिए ठेस पहुंचाते हैं या फिर अपने धन से दूसरे लोगों के लिए परेशान करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भारी गरीबी का सामना करना पड़ता है। अब सुनो छठी बात, जिस घर के लोग अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, जो अपने कार्यों का पालन नहीं करते हैं, जो अपने कार्यों को कल पर टालते रहते हैं, उन लोगों के घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। तब वह 7वीं बात बताती है, जिस घर परिवार के लोग अपने से बड़े लोगों की इज्जत नहीं करते हैं, अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते हैं या फिर अपने से बड़ों से कटु शब्द बोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए गरीबी का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत भयंकर गरीबी देखनी पड़ती है। तब वह 8वीं बात बताती है कि हे बहन, जिस घर परिवार के लोग अपने मेहमानों का सम्मान नहीं करते हैं, अपने मेहमानों का आदर भाव नहीं करते हैं या फिर अपने दरवाजे से किसी याचक को खाली हाथ लौटा देते हैं, ऐसे लोग से भी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इस प्रकार से कमला की जेठानी कमला के लिए यह 8 बातें बताती है और अपनी देवरानी से कहती है कि हे बहन, मेरी इन 8 बातों के लिए हमेशा ही गांठ में बांध करके रखना। मित्रों, नीलकंठ कहता है, इस प्रकार से रोहन की बहन कमला एकदम से बदल जाती है। उसे समझ आ जाता है कि माया तो आनी जानी है, माया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह ना जाने कब किसके लिए गरीब बना दे और कब किसके लिए अमीर बना दे, इस बात का किसी के लिए पता नहीं। इसके संबंध में यह भी आ जाता है कि पैसे के घमंड में आकर कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। मित्रों, इस कहानी के संबंध में आपकी क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमारे लिए ज़रूर बताना। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।